बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में 28, 29 और 30 अप्रैल 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों की जानकारी विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर रोजाना आप करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी आपको दे दूं कि करंट अफेयर्स का नया कोर्स बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर मेंबरशिप लेने के बाद हमारे करंट अफेयर्स के जितने मटेरियल हैं वो सभी को आप वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर फायदा आपको यह है कि जितने दिनों का आप प्लान लेंगे उससे पिछले भी मंथ का आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स निःशुल्क मिल जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन पर जितने भी करंट अफेयर्स पहले के होंगे वो भी वहां पर आपको मिल जाएगा। और साथ साथ जितने दिन का आपका प्लान होगा वो तो एक्टिव होगा ही होगा। अब यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल कितना पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, इसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था। अलग अलग 4 श्रेणियों में बिहार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2022 को कुल मिलाकर 12 पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 पुरस्कार। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी आगामी बीपीएससी या फिर कह सकते हैं बिहार में जितनी परीक्षाएं अभी हाल ही के दिनों में आयोजित होगी ऐसी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 1000 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह है और सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण इसमें डाला गया है। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राजनीति व समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 प्रदान किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में भी, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पर 2 विकल्प इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ई के तहत वीरेंद्र कुमार और अखोरी ओंकार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान एवं डिप्टी मेयर अखोरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव को राजनीति व समाज सेवा में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 और मानद डायरेक्टर की उपाधि के लिए चयनित किया गया है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है नेल्सन मंडेला। महात्मा गांधी के साथ हमने यहाँ पर इस इमेज को इसलिए डाला है क्योंकि नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। तो ये भी चीज को यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। और भी कई सारे प्रश्न हैं नेल्सन मंडेला से, हमने कई बार आपको बताए हैं। और जो हमारा टेस्ट सीरीज था 67वीं बीपीएससी वाला, वहाँ भी कई सारे प्रश्न इस टॉपिक से डाले गए थे। आई होप कि आपने अगर टेस्ट को अटेंड किया होगा तो वहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखेंगे। और एक जानकारी ये भी दे दूं कि 17 दिनों का जो हमारा टेस्ट सीरीज प्लान लॉन्च हुआ था, हालांकि वहाँ पे हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, हजारों लोगों ने इसे ज्वाइन किया है, लेकिन टेस्ट बहुत कम लोग ही अटेंड कर पा रहे हैं। तो सभी लोग वहाँ पर ईमानदारी पूर्वक टेस्ट में अटेंड कीजिए। अगर आपने पैसा देकर इसे ज्वाइन किया है तो इसका भरपूर लाभ उठाइए। अगर आप लोग इसका लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर ये तो आपका पेमेंट करना बेकार हो गया। आपने जो रजिस्ट्रेशन किया वो प्रक्रिया पूरी तरह से कर सकते हैं एकदम से बेकार हो गई। यहाँ पे प्रत्येक दिन आपको 3 सेट मिलता है, 6 बजे, 3 बजे और रात्रि के 10 बजे। तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कीजिए कि आपकी तैयारी किस आधार पर हुई है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, तो आप लोग से जरूर अटेंड कीजिए। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में मलेरिया उन्मूलन के लिए जो सम्मानित हुआ, ये बिहार राज्य को क्या कह सकते हैं सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा बिहार राज्य को सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे आगे इसी संबंधित कुछ पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट है कुछ जो कि आपको यहाँ पर देखना है। तो ये पॉइंट है कि वर्ष 2015 से 2021 के बीच मलेरिया की निर्धारित श्रेणी 2 से 1 में पहुंचाने के लिए या फिर 1 में पहुंचने के लिए बिहार को यह सम्मान दिया गया है। और यह सम्मान 25 अप्रैल यानी कि विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर दिया गया। एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण यह भी बनेगा कि किसी राज्य को मलेरिया के प्रभाव को दर्शाने के लिए इसे 4 श्रेणी में, श्रेणी 3, 2, 1 एवं 0 में वर्गीकृत किया गया है। आपको यहाँ पर यह पॉइंट ध्यान रखना, श्रेणी 2 से 1 में पहुंचने के लिए भी हाल ही में कह सकते हैं बिहार राज्य को सम्मानित किया गया। यहाँ पर हमने उसकी जानकारी इस वाले पॉइंट पर लिखा था कि श्रेणी 2 से 1 में पहुंचने के लिए बिहार को यह सम्मान दिया गया, इसके द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। ये यहां से जानकारी ध्यान रखें। अब यहाँ पे हमारा अगला है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के आंकड़े वाले प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यह प्रश्न की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पटना जंक्शन 4.36 करोड़ रुपये सालाना कमाई के साथ पूरे भारत में किस स्थान पर है, यानी कि रेलवे स्टेशन की कैटेगरी में पटना जंक्शन जो है किस स्थान पर है।
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना जंक्शन नवीनतम जो रिपोर्ट आई है इस आधार पर है 9वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप बता दूं कि भारतीय रेलवे दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और भारतीय रेलवे आय से जुड़ी आंकड़ों को लेकर के सालाना अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है और 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला जो स्टेशन है उसकी सूची यहाँ पर हमने टॉप 11 की सूची हमने ऐड किया है, जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कुछ प्रश्न जो बनेंगे यहाँ से इस चार्ट से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सर्वाधिक कमाई करने वाले जो कह सकते हैं रेलवे स्टेशन है ये नई दिल्ली है, जो कि आपको यहाँ से ये ध्यान रखना 2400 करोड़ रुपये की कह सकते हैं यहाँ पर सालाना इनकम होती है। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर सारी चीज़ों को दर्शाया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हावड़ा, तीसरे नंबर पर चेन्नई सेंट्रल और चौथे नंबर पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये सभी को यहाँ से आपको ध्यान रखना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर हम टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 में बिहार के 2 स्टेशन या फिर 2 जंक्शन शामिल है, जिनमें कि 9वें नंबर पर है पटना जंक्शन 4.36 करोड़ रुपये के साथ और दूसरा है 10वां नंबर पे 2.01 करोड़ के साथ दानापुर। ये यहाँ से आप देने के टॉप, अगर हम 10 की बात करें तो टॉप 10 में 2 जंक्शन बिहार के शामिल है, एक है पटना एक है दानापुर, जबकि 11वें स्थान पर है मुजफ्फरपुर जंक्शन। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप एकदम से विस्तार पूर्वक से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान ये भी रखिएगा कि इस तरह से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर बिहार का कौन सा जंक्शन सालाना आय के मामले में शीर्ष पर है। तो पटना जंक्शन 4.36 करोड़ रुपए के साथ। हालांकि अगर पूरे भारत की बात किया जाए तो नई दिल्ली इस मामले में पहले स्थान पर होगा। अब यहाँ पे देखिए बात आई है पटना की, तो पटना के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट को देखेंगे बिहार वाले मैप पर। बिहार वाले मैप पर जब यहाँ पे देखेंगे तो राजधानी पटना की स्थिति कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। पटना के बारे में एक प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि पटना जिला की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। हम यहाँ पर आपको काउंट करके दिखा रहे हैं कितने ऐसे जिले हैं। सबसे पहले ध्यान रखें 9 जिले हैं। अब ये 9 जिले कौन कौन से हम लोग काउंट करेंगे यहाँ पर सारण या फिर छपरा से। तो एक हो गया सारण या फिर छपरा, दूसरा हो गया भोजपुर, तीसरा हो गया अरवल, चौथा होगा जहानाबाद, पांचवा होगा नालंदा, छठा होगा लखीसराय, सातवां होगा बेगूसराय, आठवां होगा समस्तीपुर और नौवां होगा वैशाली। तो कुल मिलाकर 9 ऐसे जिले हैं जो कि पटना के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर बात आती है पटना जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। आपको मैंने कई बार बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल और वर्तमान में 38 जिले हैं और इस 9 प्रमंडल में से पटना भी एक प्रमंडल है और जिसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय पटना है और इसके अंतर्गत आते हैं 6 जिले। ये जिले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि पटना 9 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं पर अगर भोजपुर की बात किया जाए तो 5 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर जिलों की बात आई है 38 जिलों की, तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, अभी हाल ही में 39वां जिला बनाए जाने की जो घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। ये पटना का एक क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र, इस इलाके को कह सकते हैं बिहार का 39वां जिला बनाए जाने की घोषणा की गई थी। हालांकि ये बना नहीं है, बस ये घोषणा भी हाल ही में हुई थी। इस पर बहुत सारी प्रक्रिया अभी बाकी है। हो सकता है ये 39वां जिला बिहार का बने, लेकिन अभी कुछ भी कहना कह सकते हैं संभव नहीं है। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में 28 अप्रैल 2022 से पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अभी हाल ही में इंडोनेशिया सरकार के द्वारा लिया गया, जो कि वर्तमान समय के दृष्टिकोण से हम देखें तो इंडोनेशिया पाम ऑयल का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा कह सकते हैं देश है। तो राइट आंसर है इंडोनेशिया, जिन्हें कभी हाल ही में कह सकते हैं 28 अप्रैल से इसे प्रतिबंधित करने का फैसला लिया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि इंडोनेशिया सरकार ने 28 अप्रैल 2022 से पाम ऑयल के निर्यात पर बैन लगाने का निर्णय लिया है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमने आगे इस पॉइंट पर लिखा है कि भारत में इसकी उपलब्धता कम है और ऐसे में भारत खाद्य तेल और पैकेज्ड सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। भारत में पाम ऑयल की जो उपलब्धता है वो बहुत कम पैमाने पर है और ऐसे में भारत में खाद्य तेल और जो पैकेज यानी कि कह सकते हैं बोतल बंद या फिर पैकेट में बंद जितने भी सामान होते हैं वो सारी चीज़ों में कह सकते हैं बढ़ोतरी की एक प्रबल संभावना है। इससे महंगाई की जो कह सकते हैं एक प्रकोप है वो तेजी से बढ़ने की एकदम से यहाँ पर संभावना बनती है। ये ध्यान रखिए। इंडोनेशिया की बात करें तो वर्तमान समय में इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है। पाम ऑयल के उपयोग से भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो ध्यान दीजिए पाम ऑयल और उसके डेरिवेटिव का उपयोग खाद्य उत्पादों, डिटर्जेंट, सौंदर्य उत्पादों, नूडल्स, बिस्किट और चॉकलेट के निर्माण आदि में किया जाता है। ये चीज़ें यहाँ से जानेंगे। हालांकि इसी वजह से कर सकते हैं ये बहुत ज़्यादा कर सकते हैं समय के साथ इसकी कीमतों में उछाल आया और ऐसे में अभी हाल ही में अगर इंडोनेशिया द्वारा प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दिया जाए तो ऐसे में पूरे विश्व में कह सकते हैं एक महंगाई की जो कर सकते हैं दर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही की घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 से 13 जून 2022 तक किस राज्य में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो आयोजन होगा 4 जून से लेकर के 13 जून तक किस राज्य में आयोजित होगा।
राइट आंसर होगा हरियाणा अर्थात ऑप्शन नंबर डी। विस्तृत जानकारी हमने लिखा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 से 13 जून 2022 तक हरियाणा में किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट यही आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे इससे संबंधित और भी कई सारे पॉइंट हैं कि इनमें अंडर 19 आयु वर्ग के 25 खेलों में भारतीय मूल के 5 खेल शामिल है, अर्थात 5 देसी खेल भी इसमें शामिल किया गया। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि ये कह सकते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम में 5 देसी खेलों को भी जगह दिया गया है। अब यहाँ पे इसके पहले संस्करण की अगर बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण कब और कहाँ आयोजित हुआ, तो यहाँ पर हमने आगे लिखा कि इसका पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा संस्करण 2019 में पुणे महाराष्ट्र में और तीसरा 2020 में गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था, जबकि 2022 में यह इसका चौथा संस्करण है जिसकी मेजबानी हरियाणा सरकार द्वारा की जा रही है। ये तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, नोट नहीं तैयार कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बीपीएससी मेकर पर, बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम नोट्स उपलब्ध है। आप वहां पर डेली बेसिस पर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अभी हम यहाँ पर करंट अफेयर्स को अल्टरनेट डे में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम आपको एक नया सीरीज से क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि सिलेक्टेड प्रश्नों का सीरीज है, जिसके अंतर्गत बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं शामिल होते हैं जो आपके 67वें बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो मुख्य रूप से वहां पर फोकस किया जा रहा है, इसी वजह से यहाँ पर अल्टरनेट डे आपको वीडियो मिल रहा है। हालांकि ये 8 मई के बाद फिर रेगुलर हो जाएगा, रेगुलर आपको इसी तरह से मिलता रहेगा। हमारा यहाँ पर अगला होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में अल्वेरा ब्रिटो का निधन हुआ है, बताएं कि वे किस देश की महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी। अल्वेरा ब्रिटो जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, बताएं कि वे किस देश की महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही थी। राइट आंसर होगा भारत अर्थात ऑप्शन नंबर डी, और ये भारत के कर्नाटक राज्य की रहने वाली थी। डिटेल जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में भारत की पूर्व महिला हॉकी कप्तान अल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और वे कर्नाटक के रहने वाले थे। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। अल्वेरा ब्रिटो को 1965 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। और यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना, वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी भारतीय हॉकी महिला खिलाड़ी है। उसी चीज को हमने यहाँ पे आगे लिखा कि वह एनी लम्सेडन के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी भारतीय महिला या फिर दूसरी भारतीय हॉकी महिला खिलाड़ी है, जो कि आपको ध्यान रखना एनी लम्सेडन को ये अवार्ड मिला था, यानी कि अर्जुन पुरस्कार जो मिला था ये 1961 में मिला था। और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना अल्वेरा ब्रिटो कह सकते इस सम्मान से सम्मानित होने वाली दूसरी भारतीय हॉकी महिला खिलाड़ी है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है। अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है। इस जिला का नाम है जामताड़ा जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जामताड़ा जिला, जो कि कह सकते हैं झारखंड का एक जिला है और इस जिले में प्रत्येक गांव में पुस्तकालय है। और इसी आधार पर यहाँ पे प्रश्न लिखा गया कि कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बना। राइट आंसर होगा जामताड़ा। आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में झारखंड का जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला भारत का पहला जिला बना है। इस तरह के प्रश्न बनेंगे और इसका आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा जामताड़ा, जो कि झारखंड का एक जिला है। हालांकि जामताड़ा की बात करें तो जामताड़ा जिले में 2010 में पहली बार सामुदायिक पुस्तकालय का गठन किया गया था। आप यहाँ से इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जामताड़ा में मतलब इस पहल की शुरुआत कब हुई थी। पहली बार जो इसकी शुरुआत हुई थी ये 2010 में की गई थी, लेकिन 2022 में ये उपलब्धि इनके नाम हो चुकी है, जो कि कह सकते हैं भारत का पहला ऐसा गांव बना है या फिर पहला ऐसा जिला बना है जिस जिले के प्रत्येक गांव में सामुदायिक पुस्तकालय है। इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा जिला दुमका जिले से विभाजित करके बनाया गया एक नया जिला है, जो कि 19वां जिला है झारखंड का। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में झारखंड में कुल 24 जिले हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जमशेदपुर। तो ये भी आपको जानना, लॉ सिटी का नाम से नहीं जाना जाता है जमशेदपुर को। वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं और 19वां जिला आपको ध्यान रखना जामताड़ा है। और यहाँ पे झारखंड की बात है तो झारखंड के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए। बिहार और झारखंड का जो बंटवारा हुआ था ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और झारखंड के बंटवारा के फलस्वरूप झारखंड के क्षेत्र में जो भूभाग गया था, यानी कि संपूर्ण भूभाग का 46% भूभाग के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था और शेष 54% जो भूभाग रहा था ये बिहार के क्षेत्र में रहा था। और आपको यहाँ से यह ध्यान रखना, झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये थे बाबूलाल मरांडी। और भी कई सारे प्रश्न हैं जो कि यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायणन का हाल ही में निधन हुआ है, बताएं कि वे कितने राज्य के गवर्नर रहे। ये प्रश्न मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सभी पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 राज्य के गवर्नर या फिर राज्यपाल रह चुके थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6। आप बता दें कि हाल ही में 6 राज्यों के गवर्नर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण का पालक्कड़ केरल में निधन हो गया है। जो आप यहाँ पर इस इमेज में इनको देख सकते हैं, यही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण। आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं वे महाराष्ट्र,
झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और गोवा के राज्यपाल रहे थे। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन में आपको दिया जाएगा बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में, तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना 6 मतलब राज्यों का नाम, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की बिल्कुल संभावना है। ऐसे में 5वां ऑप्शन आपको कर सकते हैं फंसा सकता है, तो 5वां भी ऑप्शन यहाँ से इस प्रश्न को रिलेट करके ध्यान रखेंगे। हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। ये 9वां प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को कितने डॉलर में खरीद लिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 44 अरब डॉलर में ट्विटर के साथ ये डील हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को 44 अरब डॉलर या फिर भारतीय करेंसी की बात करते हैं तो अर्थात 3,368 अरब रुपये में खरीद लिया है। भारतीय करेंसी के दृष्टिकोण से भी इसे आपको ध्यान रखना 44 अरब डॉलर या फिर कह सकते हैं भारत के दृष्टिकोण से 3,368 अरब में इसे खरीद लिया गया है। 3,368 अरब रुपये में इसे ट्विटर को खरीद लिया गया एलन मस्क के द्वारा। हालांकि एलन मस्क की बात करें तो एक पॉइंट हमने कुछ दिन पहले बताया था, हाल ही का ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था जो कि हमने आपको इसकी जानकारी दी थी। हालांकि कुछ समय पहले ही एलन मस्क ने ट्विटर की 9% हिस्सेदारी खरीदी थी। यह जानकारी आप लोगों को याद है, 9% हिस्सेदारी कुछ ही समय पहले ट्विटर में एलन मस्क के द्वारा खरीदा गया था। और यहाँ पे हमने आगे लिखा कि वर्तमान में ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग अग्रवाल है, जो कि हाल ही के दिनों में नियुक्त हुए हैं। यह भी जानकारी विस्तार पूर्वक आपको दिया गया है। हम यहाँ पे चलेंगे आज के इस वीडियो के 10वें प्रश्न पे। ये 10वां प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दूधवानी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात में दूधवानी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे और इसी दौरान दूधवानी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। और यहाँ से एक प्रश्न बनेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि ये वाला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है ही साथ दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर लिखा गया है कि वर्तमान समय यह भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो कि पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। तो यहाँ से ये ध्यान, दुधारी पशुओं के पशुपालकों की मदद करने के लिए इसकी शुरुआत किया गया है। इसके उद्देश्य को हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, इसका उद्देश्य किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी देना है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। इस तरह के प्रश्न आपके बीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू तक आपकी मदद कर सकता है। अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस फार्मूला 1 चैंपियन ने एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता है। राइट आंसर होगा मैक्स वर्स्टापेन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, आपको ध्यान रखना ये नीदरलैंड के हैं और इन्होंने इटली में एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स खिताब अपने नाम कर लिया है। और यह सऊदी अरब के बाद इस सीजन में वर्स्टापेन की दूसरी जीत है। इसके करियर का यह कह सकते हैं 22वां जीत है जो कि हाल ही में इन्होंने दर्ज किया। और इस सीजन की बात करें तो सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स के बाद ये इसका दूसरा जीत है इनके नाम जो हासिल हुआ है, ये यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे आज की इस वीडियो के अगले 12वें प्रश्न पे। ये 12वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य लिया है। तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया, आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए 10,000 मतलब औषधि केंद्र को स्थापित करने का। केंद्र सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सभी छोटी छोटी नदियों को आपस में जोड़े जाने की घोषणा की है। इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया है, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और एक प्रश्न हमने ये भी आपको बताया था कि जो पहली नदी जोड़ो परियोजना है इसके तहत किन 2 नदियों को जोड़े जाने का प्रावधान है। कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप चाहें तो इसे विस्तार पूर्वक लिखें। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। बीपीएससी मेकर ऐप पर और भी कई सारे मटेरियल है जो कि आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।